तो आज की वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ये वाला सेक्शन है इसे कहते हैं डी ब्लॉक, और जो ये वाला सेक्शन है इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 6D सीरीज रेडियो एक्टिव होती हैं, हेंस इसकी केमिस्ट्री हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं। 5D सीरीज में लैंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स की सीरीज होती है, जिसे लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। सिमिलरली 6D सीरीज में एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट्स की सीरीज होती है, जिसे एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी सबशेल पार्शियली फिल्ड हो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिंक, कैडमियम और मरकरी जैसे एलिमेंट्स डी ब्लॉक में तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि इनका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS सबशेल में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन्स और N-1 डी सबशेल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेबिलिटी रीजंस के कारण कुछ एलिमेंट्स में NS1 होता है जैसे क्रोमियम और कॉपर, कुछ केसेस में NS0 भी होता है जैसे पैलेडियम। नेक्स्ट आता है एटॉमिक साइज। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड देन फाइनली इंक्रीज करता है, क्योंकि शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे, एंड हेंस साइज डिक्रीज करता है। धीरे धीरे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता जाता है, पहले Z इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंपेरेबल हो जाते हैं, जिसके कारण साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरकम कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और साइज इंक्रीज करता है। अब अगर डाउन द ग्रुप देखें तो साइज वैसे तो इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन 4D और 5D सीरीज का ऑलमोस्ट सेम रहता है। रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 5D के भरने से पहले 4f फिल होता है और 4f के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जो कि इंक्रीज इन साइज को कंपनसेट कर देता है और साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड काफ़ी इरेगुलर सा रहता है। वहीं डाउन द ग्रुप वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D से ज़्यादा होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। अक्रॉस द पीरियड मेल्टिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड्स पे, जो कि डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले तो इंक्रीज होते हैं, फिर पेयरिंग के कारण डिक्रीज होने लगते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू √N+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर म्यू 0 आता है तो डायमैग्नेटिक नेचर होता है, और अगर म्यू नॉन जीरो हो तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर Ni2+ को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को 3D में फिल करेंगे तो अनपेयर्ड बचेंगे 2। n=2 को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 2.3 बोर मैग्नेटॉन एंड हेंस नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। क्यों? अपने स्मॉल साइज, हाई आयोनिक चार्ज और डी ऑर्बिटल्स के अवेलेबिलिटी के कारण। अगली प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जनरली कलर्ड होते हैं। इसका रीजन होता है डी ट्रांजिशन। इसको समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी लेवल में लौट कर आता है तो रेडिएशन इमिट करता है, जो कि विजिबल रेंज में होती है। एक बात ध्यान रखना, एमिटेड वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब वेवलेंथ के कलर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे जहाँ रेड एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन एमिट होगा एंड हेंस कंपाउंड ग्रीन कलर का दिखेगा। इसके बाद आता है इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप्ड रहते हैं। ये यूजुअली नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल मेटल से ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं और मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत से रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में आयरन और हाइड्रोजनेशन में निकेल। इसका रीजन है वेरिएबल वैलेंसीज, लार्ज सरफेस एरिया और अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपस में एलॉयज बनाते हैं ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज। फॉर एग्जांपल ब्रास है कॉपर और जिंक का एलॉय,
ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन का अलॉय। ये तो थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला आता है पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। इसकी प्रिपरेशन देखें तो लैब में इसे बनाया जाता है मैंगनीज के +2 वाले सॉल्ट को पेरोक्सोडाइज सल्फेट से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके। वहीं कमर्शियली इसे पायरोल्यूसाइड यानी MnO2 से बनाया जाता है। सबसे पहले MnO2 को KOH के साथ फ्यूज करके ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें मिलता है K2MnO4। इस K2MnO4 का अल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने पे हमें मिल जाता है हमारा KMnO4। एक और पाथवे है, K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने पे ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है और हमें मिल जाता है KMnO4 और MnO2, जिसे फिर से हम रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो हीट करने पे डीप पर्पल कलर का KMnO4 513 केल्विन पे ग्रीन कलर के K2MnO4 और MnO2 में डिकम्पोज हो जाता है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मैग्नेट आयन का कलर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है, वहीं पर मैग्नेट आयन का कलर DD ट्रांजिशन के कारण होता है। अब देखते हैं KMnO4 के केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम्स में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अगर एसिडिक मीडियम में देखें तो MnO4- आयन खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2+ आयन में और अपने साथ वाली स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे Fe2+ को Fe3+ में, ऑक्सीलेट आयन को CO2 में, I- को I2 में एंड सो ऑन। अब अगर तुम्हें पूरी रिएक्शन लिखनी है तो सिंपली दोनों रिएक्शन को कंबाइन करो एंड बैलेंस कर दो। रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताना, एक छोटी सी वीडियो में अलग से बता दूंगा। सिमिलरली अगर ये न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में देखें तो MnO4- खुद रिड्यूस हो जाता है MnO2 में और दूसरे स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे कंपाउंड को, जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। इसकी प्रिपरेशन देखें तो लैब में से बनाया जाता है K2CO4 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करके। वहीं कमर्शियली इसे क्रोमाइट ओर यानी K2Cr2O4 से बनाया जाता है। सबसे पहले K2Cr2O4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Na2CO3 के साथ फ्यूज करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट। इसे एसिडिफाई करने पे बनता है Na2Cr2O7। अब इसकी रिएक्शन KCl से करा देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा K2Cr2O7। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो हीट करने पे ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 येलो कलर के K2Cr2O4 और Cr2O3 में डिकम्पोज हो जाता है। एक और बात, ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। दैट मीन्स डाइक्रोमेट आयन की pH बढ़ाने पे हमें क्रोमेट आयन मिल जाता है, वहीं क्रोमेट आयन को एसिडिफाई करने पे हमें डाइक्रोमेट आयन मिल जाता है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे दोनों ही आयंस के कलर का रीजन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 Cr3+ आयन में रिड्यूस हो जाता है और अपने साथ वाली स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है। फुल रिएक्शन कैसे लिखनी है मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम्हें। तो ये था पूरा डी ब्लॉक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, N-1 D सबशेल में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन और N-2 F सबशेल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स। लैंथेनाइड्स में सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में 5D1 होता है, बाकी सब में 5D0 होता है। सिमिलरली एक्टिनाइड्स में प्रोटैक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, क्यूरियम और लॉरेंशियम में 6D1 होता है, बाकी सब में 6D0 होता है। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक साइज। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। रीजन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैंथेनाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। लैंथेनाइड्स O2 के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं Ln2O3, सल्फर के साथ बनाते हैं Ln2S3, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे H2 गैस रिलीज होती है, हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके LnX3 बनाते हैं, N2 के साथ बनाते हैं LnN, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कार्बन के साथ 2773 केल्विन पे LnC2 बनाते हैं। आओ अब लास्ट में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कंपेयर करके देखते हैं। लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। वहीं एक्टिनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। लैंथेनाइड्स मोस्टली कलरलेस होते हैं जबकि एक्टिनाइड्स कलर्ड होते हैं।
लैंथेनाइट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, वहीं एक्टिनाइट्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रहती है। लैंथेनाइट्स के कंपाउंड्स कंपैरेटिवली कम बेसिक होते हैं। लैंथेनाइट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम, जबकि सारे एक्टिनाइट्स रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनाइट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन हो जाती है, बट एक्टिनाइट्स के केस में ऐसा नहीं है। तो इतना ही था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। आई होप तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर हाँ तो जेईई मेंस में आए इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब